नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा रोजगार की, बात नौकरी की। और इस पर बात मैं क्यों कर रहा हूं? दरअसल आज की तारीख में भारत में एक नया बज़वर्ड है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर बनिए, देश मजबूत होगा, दुनिया में हमारा डंका बजेगा। और आत्मनिर्भर होना चाहिए। मेक इन इंडिया की ताल ठोकी जा रही है, मेक फॉर द वर्ल्ड की भी बात की जा रही है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। हम आत्मनिर्भर बने, हम यहां पर बनाएं, हम दुनिया के लिए भी बनाएं, लेकिन उसके लिए एक अदद नौकरी की जरूरत होती है। इकोनॉमिक्स में एक फंडा है, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। यह कहा जाता है कि किसी चीज की जरूरत है पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो देश को और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अदद नौकरी की जरूरत होती है। और सिर्फ नौकरी मिल जाने से ही हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ये भी कोई गारंटीड नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है लेकिन नेसेसरी है। पर आज की तारीख में क्या हो रहा है, और लगातार मैंने ये सवाल उठाया है कि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, 9 करोड़ लोगों की नौकरियां भी वापस आ गई। लेकिन जब मैं ये नौकरी शब्द इस्तेमाल करता हूं, दरअसल मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। ये नौकरी नहीं, ये दिहाड़ी की बात ज्यादा है। डेली वेजेस की जो बात होती है ना, कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी निकालो। असल में नौकरी मतलब आपकी पक्की नौकरी है। और पक्की नौकरी के क्या आंकड़े आए हैं इस संकट काल, इस संक्रमण काल, कोरोना काल में? पिछले 4 महीनों में 1,89,00,000 लोगों की नौकरी चली गई है। मैं पक्की नौकरी की बात कर रहा हूं, बाकायदा आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। अप्रैल के महीने में 1,77,00,000 लोगों की नौकरी गई। मई में 1,00,000 लोग और बेरोजगार हुए। लेकिन जून में थोड़े हालात सुधरे, नौकरियां वापस लगने लगी। 39,00,000 लोगों की नौकरी लगी। लेकिन जुलाई में हम फिर गच्चा खा गए। जो ये रायता फैलाया ना हमने, लॉकडाउन, कहीं मिनी लॉकडाउन में, यहां बैठा हूं, शनिवार को फिर से एक लॉकडाउन लग जाएगा। बिहार में चुनाव की भी तैयारी हो रही है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके चलते जुलाई में 50 लाख नौकरियां और चली गई। तो कुल मिलाकर 1,89,00,000 नौकरियां चली गई है। ये पक्की नौकरी हैं। ये जब चली जाती हैं तो वापस लगनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाती हैं। पर कोई उफ भी नहीं कर रहा। एक नई नौकरी मिल गई है ना सबको। सुशांत सिंह राजपूत की जो गुत्थी है वो आत्महत्या है, मर्डर है। अब हर कोई उसमें अपने आप में एक मुकम्मल वकील बन गया है। पूरे दिन का काम मिल गया है सबको, दर्शकों को भी और न्यूज चैनल वालों को भी। लेकिन ये तंज की बात अलग। अब सरकार इसको लेकर कुछ काम करती भी दिख रही है। आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की गई कि देखिए अब सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन टेस्ट हम कर देंगे। अभी 3 एजेंसियां कर रही थी, अब भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो सरकार अब आपको नौकरियां देगी। अब ये तो कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, नौकरी लगनी चाहिए। लेकिन पिछले 6 सालों में सरकार ने कितनी नौकरियां सृजित की, इस बारे में सरकार नहीं बताती। और सरकार के कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश करूंगा। मोटी मोटी तस्वीर ओपनिंग कमेंट्स में आपको बता दूं। 28 लाख सरकारी नौकरियां, उनके पद अभी रिक्त हैं केंद्र में और राज्यों में। और इसमें डॉक्टर्स की बात हो, जजेस की बात हो, टीचर्स की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, मैं वो सारे आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है। सरकार अब जो नौकरियों की कम से कम बात तो करने लगी है, वो सुनिए। लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा, उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। और
इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। तो अब सरकार नौकरियों की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने एक और ट्वीट दागा है सरकार पर, और राहुल गांधी ने ताजा ट्वीट क्या किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छिप सकता। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 2 करोड़ नौकरियां गई, कितनी वापस आएंगी? और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से आएगी भर्तियों में रफ्तार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लगातार दूसरे दिन अपीयरेंस कर रही है मेरे शो पर, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं, पत्रकार रह चुकी हैं मेरी तरह, सुप्रिया श्रीनेट। मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हिमांशु वर्मा हैं, जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और शरद कोहली देश के नामी गिरामी सीएज में हैं और रोजगार के आंकड़े ये भी भली भांति समझते हैं, और कंपनियों के जो इनके पास ऑडिट होने के लिए बुक्स आती हैं उससे काफी कुछ इनको समझ में भी आ जाता है। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मेरा सवाल ये, 2 करोड़ रोजगार गए हैं, 1 करोड़ 89 लाख टू बी प्रिसाइज, ये वापस भी आएंगे? देखिए, आज एक सर्वे आया प्राइस वाटर हाउस का, प्राइस वाटर कूपर का, उन्होंने सीए फर्म है, उन्होंने पूरी तरह से एक जनरल सर्वे किया है। उसमें 55% इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा है कि समस्या गंभीर है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से रिकवरी के पाथ पे हम वापस स्थान पे ले आएंगे। कोविड की समस्या को आप देश की अर्थव्यवस्था से कंटिन्यूअस, आज से 2 साल पहले क्या था और आज से 2 साल बाद क्या रहेगा, उसको वर्तमान स्थिति के हिसाब से आप जज नहीं कर सकते। अभी समस्या गंभीर है, लेकिन हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर कितना बड़ा डिस्कशन किया। आपको जस्ट एक फिगर में बताता हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक कोई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं है, और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो कच्चा माल का फैक्ट्री तक आना हो, बने हुए माल का दुकानों तक, बाजारों तक जाना हो, या पूरा ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फैक्टर है, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, वाटरवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट, सीवेज, इन सब की कॉस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से 40% हायर है। तो हमारी इंडस्ट्री आज 70 साल तक क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाई? क्योंकि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खराब थे। हम लोग 70 साल की तो बातें हम कर लेंगे, वर्तमान की बात करते हैं ना गोपाल बाबू। मुझे ये बताइए, 1 करोड़ 89 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, आप ये फैक्ट मानते हैं, इस फिगर को मानते हैं कि नहीं ये CMI का आंकड़ा है, अरे इसको कूड़े के डब्बे में डाल दो? देखिए, सर्वे के फिगर्स को हम एक इंडिकेटिव तो मान सकते हैं, लेकिन नौकरियां गई है ये हम मान रहे हैं। कितनी फिगर गई है कि कोई CMI का डेटा एकदम उस तरह क्या होगी ना, मैं उसको डिनाई कर सकता हूँ ना एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सर्वे, देखिए मैं आपकी दाद दूंगा, एक मिनट गोपाल बाबू, मैं आपकी दाद दूंगा। आप दूसरे प्रवक्ताओं की तरह नहीं है कि रबिश कर दें आंकड़ों को, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था समझते हैं, आप इनको डिनाई नहीं कर रहे। देखिए मैं एक बात समझाता हूं, जब 14 करोड़ की विपक्ष भी कहता है, मैंने भी कहा है अपने शो में कि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, वो दरअसल दिहाड़ी थी, वापस भी आ गई, 9 से 10 करोड़ आ गई हैं। अब दिहाड़ी और नौकरी में हमें फर्क समझना होगा ना गोपाल बाबू। आपके घर में भी अगर कोई माली काम कर रहा है, मेड काम कर रही थी, या गाड़ी साफ करने कोई आता है, या कपड़े इस्त्री करता है, तो लॉकडाउन में आप नहीं घर में बुला रहे थे तो उसकी दिहाड़ी मर गई। अब लॉकडाउन खुला तो वो दिहाड़ी मिल गई, तो वो 14 करोड़ गई तो 10-12 करोड़ या 8-9 करोड़ आ गई। लेकिन जब पक्की नौकरी जाती है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पक्की नौकरी गई तो वो जल्द आती नहीं है, इसीलिए ये लगभग 2 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही भयावह है ना। इस पर हमें चिंता करनी चाहिए ना गोपाल बाबू? देखिए, चिंता करनी चाहिए और कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हम चिंता कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं। आज जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात है,
पूरे सिस्टम में 20 एजेंसीज आज पूरे देश में काम कर रही है। उनमें से अभी 3 को महत्वपूर्ण एजेंसीज को सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें रेलवे है, बैंकिंग सेक्टर है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टाफ का रिक्रूटमेंट है। जो मेजर रिक्रूटमेंट करते हैं, लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां हर साल जनरेट होती है, तो उसको एक कंसोलिडेटेड सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। बाकी 20 एजेंसी नहीं गोपाल बाबू, कई बार आप ऐसे बातें करते हैं कि मानो ये सरकार का गठन मई 2020 में हुआ, कि मई 2014 में तो ये सरकार थी ही नहीं। मतलब 6 साल आप मुझे बताएंगे, 6 साल में सरकारी नौकरियां, कितनी सरकारी नौकरियां भरी गई, कितनी सरकारी नौकरियां सृजित की गई, आंकड़ा देंगे? मैं रिक्त स्थानों के आंकड़े दूंगा आपको। सरकारी नौकरी का मैं एक आपको आंकड़ा दे दूं। पिछले 10 साल से ऊपर, हमारे आने के भी 10 साल पहले से सरकारी नौकरी पीएसयूज में मॉरेटोरियम था, कोई नई नौकरी पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकते थे। तो 6 साल तक आपको ध्यान नहीं आया? नहीं, 10 में से 6 साल तो आपकी सरकार है ना? नहीं, हमारे पहले 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और वह मॉरेटोरियम नई नौकरी नई पिछले 6 साल में कितनी सरकारी नौकरियां दी? मैं बाकी नौकरियों की नहीं, तो मैं तो आपको पिछली बार भी, संदीप जी, मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि आप सरकारी नौकरी पे फोकस करते रहोगे तो आप भी वही बात कहते रहोगे, मैं भी वही बात करता हूं। मैं उसी पर तो आना चाह रहा था। अच्छा है कि आपको ध्यान है, पिछली बार आपने प्रोग्राम में क्या कहा कि सरकार का काम नहीं है, सरकारी नौकरियां थोड़ा सृजित करेगी। तो ये जो ताल ठोक रहे थे अभी प्रकाश जावड़ेकर, ये भी एक जुमला है क्या कि हम नौकरियां देंगे? सरकार का काम नहीं है तो मत दो, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मत बनाओ, लोगों को आत्मनिर्भर होने दो, पकोड़े तलने दो। नहीं, सरकारी नौकरी 1.5 लाख नौकरियां हर साल आती है, उसके लिए है ये। हाँ, मैं उसके बारे में अभी पूरा आंकड़ा आपको देने वाला हूं, मैं पूरा आंकड़ा देने वाला हूं। लेकिन देखिए, एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेट, जो मैंने, एक मिनट सर, एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेट, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, और आप इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी रही हैं, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। हम जब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहले एक अदद नौकरी चाहिए ना, विच इज अ नेसेसरी बट स्टिल नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन कि देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या? गलत इकोनॉमिक्स पढ़ी है मैंने? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आज आपको वाकई में नेशनल टेलीविजन पे कहती हूं, जब सारा देश एक ही मुद्दे पे बहस कर रहा है, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। और मैं बताती हूं क्यों। मैं आपकी कोई चाटुकारिता नहीं कर रही हूं, आपको खुश कहने के लिए नहीं कर रही हूं। इसलिए क्योंकि आधी से हमारी जनसंख्या ज्यादा 25 साल से कम उम्र की है, उसमें से वो एम्प्लॉयमेंट एज ग्रुप में है, और आज कोई एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं करता है। मैंने बहुत ध्यान से प्रकाश जावड़ेकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और सुनी। मैं इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे जुमले, ऐसे बहुत सारे यूफोरिक अनाउंसमेंट्स हम सुन चुके हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम चीजें हम देख और सुन चुके हैं। वो भूरातल में उसकी एक्चुअल क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी पकड़ है इन सब्जेक्ट्स पर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस देश में इतने युवा हैं, जो विश्व का सबसे युवा देश है, अगर हम नौकरियों की बात नहीं करेंगे और इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहां पर सरकार बनाने से पहले आज 6 साल हो गए इस सरकार को, कल नई सरकार बनी है। 6 साल से जब ये आए थे पहले, तो इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे। अरे 2 करोड़ के मतलब अभी तक तो 12 करोड़ नौकरियां बन गई होती। मैं कह रही हूं 12 करोड़ भूल जाइए, पिछले 6 साल में सरकार ये आकलन दे दे कि आपने कितनी जॉब क्रिएशन करी है। और संदीप जी, एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि कुछ जॉब सरकार क्रिएट करती है, कुछ सरकार ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाती है कि प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करे जॉब्स। आज प्राइवेट सेक्टर ना निवेश कर रहा है ना जॉब क्रिएट कर रहा है। पिछली दफा भी गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, सुप्रिया बीच में रोक रहा हूं, सरकार ने 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है ना, 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है ना, स्वरोजगार, खुद मुख्तार, आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना लोगों को। और ये जो सड़कें बन, एक मिनट मैं आ रहा हूं गोपाल बाबू, सुप्रिया। अब यही है कि इनकी आत्मनिर्भरता की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा, एक मिनट गोपाल जी,
गोपाल जी मेरा टर्न है, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। इनकी जो आत्मनिर्भरता की परिभाषा है वो एक्चुअल आत्मनिर्भरता से बिल्कुल अलग है। क्या लोन देने से लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं? आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का लोन दिया कि वो बांस का सामान बनाकर बेचे, अगर मांग ही नहीं है, उपभोग ही नहीं है, तो उसका तो लोन भी व्यर्थ हुआ और उसका सामान भी नहीं बिकेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसा विषाक्त क्रिएट हो गया है कि डिमांड पूरी तरह से जा चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जो प्राइवेट सेक्टर को नौकरियां बनानी चाहिए वो भी नहीं बन रही है, सरकारी पद तो आप ही ने बताया कितने विरक्त पड़े हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को बाकी सारे काम, सारे जुमले, सारी प्राथमिकताएं एक तरफ, नौकरी कब बनाना एक तरफ होना चाहिए। और जहां तक आज की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात है, मुझे लगता है कि क्या आप वेट कर रहे थे इसको बनाने का? अब नौकरियां बनेंगी, चलिए आप बनाकर दिखा लीजिए, लेकिन प्रार्थना हिंदुस्तान के युवा कर रहे हैं नौकरी तो बनाइए, ऐसे एनवायरनमेंट तो क्रिएट करिए कि प्राइवेट सेक्टर नौकरी बनाए। गोपाल बाबू आपका रिस्पांस, 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस का सुप्रिया जी का जो कॉन्सेप्ट है उसके और हमारे अंदर आत्मनिर्भरता में बहुत फर्क है। ये मनरेगा के साथ आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह बेसिक डिफरेंस जब जनता को तो समझ आ रहा है, पता नहीं आप कितना उसको मान रहे हैं, या ये तो मानेंगे नहीं, इनको तो समझ ही नहीं आएगा, लेकिन हमारी बात को जनता समझ रही है कि आत्मनिर्भर का मतलब है। संदीप जी 10 सेकंड के लिए बोलूंगी। एक मिनट सुप्रिया, नहीं, स्वरोजगार का मतलब ये होता है कि 1,89,00,000 लोग जिनकी मैं आप ही से मुखातिब हूँ गोपाल बाबू, 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां चली जाएं तो अब उनको कही अरे स्वरोजगार करिए ना, पक्की नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये कह रही है सरकार। नहीं, आप सब देखिए, कोविड को और देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ अभी की स्थिति को डिस्कस कर रहे हैं, या आप पिछले 7 साल और आने वाले 10 साल की बात कर रहे हैं? मैं आज की पहले बात कर रहा हूं, आगे पीछे की भी बात करूंगा। मैं अभी 19 अगस्त 2020 की बात कर रहा हूं। हम सत्ता में अभी 50 साल और रहने वाले हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि अपने तो 50 साल में देश बदलेगा, 50 साल में आत्मनिर्भर होंगे। नहीं, ये जो कांग्रेस, तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो मनरेगा है, मनरेगा। संदीप जी मैं एक मिनट कुछ बोलना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं 50 साल और इंतजार करें नौकरी के लिए? मेरा सवाल सीधा है। हाँ। आप कहते हैं सरकार का काम नहीं नौकरी देना, तो नौकरी चली गई तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं। सरकार का मतलब नौकरी से कोई लेना देना नहीं, सरकार लोन दे देगी, अपना काम करो, एंटरप्रेन्योर बनो, ये कह रहे हैं ना आप? अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरियां, सरकार की एक लिमिटेशन है, उसके ज्यादा सरकार प्राइवेट में भी नौकरियां जा रही है ना। सरकार ने हिदायत दी थी, तो डायरेक्टिव दिए थे नौकरी से मत निकालो, निकाले जा रहे हैं ना, तनख्वाहें कट रही हैं, तो सरकार कुछ बोलेगी कि नहीं? या इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट? मैं बता रहा हूं, ये थैचरिज्म, नया थैचरिज्म ले आए हैं क्या आप? कर रहे हैं जो हम उसको पूरी तरह से कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की चली आ रही है, इन्होंने 1991 के बाद कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। लॉजिस्टिक पॉलिसी कुछ नहीं है, रिटेल ट्रेड की कोई पॉलिसी नहीं है, तो यहाँ ई कॉमर्स, तो मतलब अभी 6-7 साल और चाहिए, उसके बाद रोजगार सृजित होंगे। सृजित नहीं हुए ना 6 साल में। आपका रिस्पॉन्स सुप्रिया, मेरे 3 गेस्ट बैठे हुए, सुप्रिया स्क्रीन पर। एक मिनट, सबको मौका मिलना चाहिए। संदीप जी 10 सेकंड के लिए टाइम दीजिए। हाँ, मैं 10 सेकंड में सिर्फ अपनी बात ये कह के खत्म करूंगी कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप अपनी पार्टी से जरूर चेक कर लीजिए कि जो आप मॉन्यूमेंटल फेलियर फिर से बोल रहे हैं मनरेगा को, वो अब आपके प्रधानमंत्री और पार्टी का स्टैंड नहीं है, क्योंकि मनरेगा ही संजीवनी बन के खड़ा है रूरल एरियाज में, और मनरेगा को आप हाईएस्ट एलोकेशन कर रहे हैं क्योंकि वही एक तरीका है रूरल एरिया में रोजगार क्रिएट करने का। तो शायद आपको खींचा जा सकता है इसके लिए। और एक बात आप और कहूंगी, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, क्या उससे सुई की नोक बढ़ी? क्या निवेश और नौकरियां बढ़ी? फलसफा यही है सारी पॉलिसीज का। नहीं, मैं आपसे भी इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं सुप्रिया। एक मिनट सुप्रिया, अब विजय सरदाना स्क्रीन पर देखिए। विजय सरदाना, अब मनरेगा का ढोल पीटा जाने लगा। देखिए, मनरेगा नौकरी नहीं देता, वो दिहाड़ी देता है 100 दिन के लिए। वो भी एक परिवार को, पहले एक व्यक्ति को मिलता था, अब एक परिवार के लिए निश्चित किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि 100 दिन का रोजगार आपको मिल जाएगा। वो दिहाड़ी है। मैं बात यहां पर नौकरी की कर रहा हूं,
एक युवा, एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, या एक युवा, एक छात्र मेहनत करता है, डिग्री हासिल करता है एक अदद नौकरी के लिए, पर नौकरी किसी की प्राथमिकता ही नहीं। नौकरी के बारे में उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए, उसकी जवाबदेही के लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। गलत तो नहीं मैं कह रहा, अपने आप ढूंढ लो, चली गई तो अपने आप को संभाल लो, आपका काम है। वो होता है ना, रोडवेज बस में आप चलने लगे तो वो पहले रोडवेज बस में लिखा होता था सवारी अपने जान और सामान की खुद जिम्मेदार है। तो यहां पर अपनी नौकरी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब हम नौकरी की बात करते हैं, 1 मिनट लूंगा मैं जी, जब हम नौकरी की बात करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि उसमें एक सैलरी कंपोनेंट होगा। हम फ्री में नौकरी की बात नहीं कर रहे जी। जब हम सैलरी कंपोनेंट की बात करते हैं, नौकरी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब इस देश में नौकरियां क्यों नहीं आ रही और क्यों नहीं बढ़ रही, मैं इसका एक 2 मिनट में, आधे मिनट में इसका एनालिसिस देता हूं आपको। जिस देश में प्रोडक्टिविटी कम होती है और वैल्यू एडिशन कम होता है, वह जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरियां कम होती हैं। क्योंकि जब आपके माल में मार्जिन ही नहीं है, आप जॉब क्रिएट कैसे करेंगे? हिंदुस्तान एक ट्रेडर्स की इकोनॉमी है, हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है लाइक चाइना। ट्रेडर के अंदर मार्जिन होता है 1 से 2%, 3%, मौका लग गया तो 4%। जिस देश में पूरी पॉलिसीज, पूरी मानसिकता, पूरा व्यापार का सिस्टम सिर्फ ट्रेडिंग है, वहां आप जॉब की उम्मीद मत करिए। क्योंकि जॉब के लिए प्री कंडीशन होती है इनोवेशंस, स्पेशलाइजेशन, वैल्यू एडिशन, और उन सब के लिए आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए आपको चाहिए सही कानून, उसके लिए आपको चाहिए एक दृढ़ निश्चय कि मिलावट वालों को आप जेल में डालेंगे, डुप्लीकेट और चोरी करने वालों को आप जेल में डालेंगे, ताकि जो ईमानदार आदमी इनोवेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बाजार में खड़ा हो सके। जब तक आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को वैल्यू एडिशन के लिए तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इकोनॉमी को इनोवेशन के लिए तैयार नहीं करेंगे, आप इस देश में जॉब नहीं क्रिएट कर सकते। आप सिर्फ वेजेस क्रिएट करोगे, देने लगे। आप सिर्फ लेबर क्रिएट करोगे। विजय सरदाना, 1 मिनट रोक रहा हूं, मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड है। अरे भाई, 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएं, मतलब 2 करोड़ परिवार, मतलब 10 करोड़ लोग। एक परिवार में अगर 5 आदमी मैं मानूं, मोटा मोटा आंकड़ा 10 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं। कोई उफ तक नहीं कर रहा, कोई मर्रम नहीं लगा रहा, कोई भरोसा नहीं दे रहा। उसका कारण सिंपल है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हमारा माल बिकेगा कहां। आज मैं अगर जॉब दे दूं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या सरकार है, हमारे पास हिंदुस्तान में हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपसे कोई माल लेगा क्यों? क्या आप दुनिया में सबसे सस्ते हैं? नहीं है। क्या आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं? आप नहीं है। क्या आपके यहां इनोवेशन है ताकि लोग आपका माल ले? नहीं है। तो आपका माल खरीदेगा कौन? तो आप अपना ही माल अपने ही लोगों को बेचोगे जिसके पास परचेसिंग पावर नहीं है। तो मतलब यहां पर ताल ठोकी जाती है, आत्मनिर्भर बनिए, मेक इन इंडिया कीजिए, वोकल फॉर लोकल हो जाइए और नौकरी अपने आप ढूंढ लीजिए। मतलब मोटा मोटा यही निकला ना इसका। भैया, नौकरी की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपको कोई गारंटी भी नहीं दिलवाएंगे। हम कह देंगे कंपनियों को निकालो मत, वो निकालेंगे तो हम क्या करें? संदीप जी, जब तक आप अपने इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को नहीं बदलेंगे, जब तक आप आधार को नहीं बदलेंगे, ये तो समस्या हर साल बढ़ेगी। इस देश में हर साल 1.25 से 1.5 करोड़ आदमी नहीं, इन 2 करोड़ लोगों को किसी ने कोई भरोसा दिया कि आपकी हम भरपाई करेंगे, आपको कुछ देंगे? अमेरिका में भी मिल रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, उसके बारे में कोई बात कर रहा है, ट्रैक कर रहा है? ये कह देंगे सीएमआई के आंकड़े हैं, हमें क्या पता? सरकार ने कोई आंकड़ा निकाला कि कितने लोगों की नौकरी गई? भाई, हम आपको देंगे, हम आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे, बस बता दीजिए। 2,000 रुपए किसानों को दे दिए, 500 रुपए महिलाओं को दे दिए, बात खत्म। संदीप जी, जिस देश के अंदर 138 करोड़ लोग हों और 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हो, आप भत्ता नहीं दे सकते। हकीकत को पहचानिए। हाँ, तो 1.5 करोड़ आदमी 138 का बोझ नहीं उठा सकते। 1.5 करोड़ लोगों में से ये 2 करोड़ लोग जो जिनकी नौकरियां गई हैं, वो ज्यादा बड़ा कंपोनेंट होगा। और शरद कोहली, आप हम सबसे बेहतर ये बात समझते हैं। और जो ये 2 करोड़ का भी आंकड़ा है, आपके पास तो आते हैं ना रिटर्न भरवाने के लिए लोग, कितने लोग ऐसे होंगे जो फर्ज कीजिए 30 लाख रुपए सालाना कमा रहे थे, अब 20 पर काम कर रहे हैं। कोई 10 लाख कमा रहा था, अब वो 6 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है।
मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं नकारात्मक या नेगेटिव तो नहीं हो रहा हूं, प्रॉफिट ऑफ डूम तो नहीं हो रहा हूं। देखिए संदीप, ये एक कड़वी सच्चाई है और ये दुनिया भर में देखा गया। जिनकी नौकरी थी या तो उनका पे कट हुआ या उनकी नौकरी चली गई, और उनमें से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए, क्या अपना काम शुरू करें। और जब वो दूसरी जगह जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से ये जवाब आ रहा है कि भैया यहां तो अभी जो पहले ही हमने निकाले थे उनको हम नहीं रख पा रहे हैं, तो नए को कहां से रखे। देखिए एक और सच्चाई है संदीप, इस देश की जो सच्चाई है कि यहां 60 से 70% जनता कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित है। ये आप भी जानते हैं, आप भी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस देश में अगर 130-135 करोड़ की जनसंख्या ले तो करीब करीब 70 से 80 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र पर आधारित हैं, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में ओवर एम्प्लॉयमेंट है। ओवर एम्प्लॉयमेंट का अर्थ यह है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट की जगह अगर मैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कह दूं शरद, वो कह दीजिए, एक ही बात है, टर्मिनोलॉजी का फर्क है। कहने का मतलब जहां एक आदमी का काम एक आदमी कर सकता है, वहां पर 3 आदमी काम करते हैं। वो गिनती अभी अनएम्प्लॉयमेंट में आती ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी जॉब अप्लाई ही नहीं करते हैं। वो लोग कभी जॉब अप्लाई, वो अपने जो साल का 50,000 कमाई होती है उसमें पूरा 8 लोगों का परिवार पलता है, और वो ये सब मान के चलते हैं कि हम सबको तो भैया खेती का या खेती से कनेक्टेड कुछ काम मिला हुआ है। अब आते हैं पढ़ी लिखी अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट या अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों की आपके मीडिया में मिला के नौकरी गई है या उनका पे कट किया गया है, उनको 30-40% का हेयर कट जिसको बोलते हैं वो लेना पड़ा है, और उनके पास इस समय जॉब नहीं है। और जहां तक बात आत्मनिर्भरता की आती है, आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा, जब तक यहां पर मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, मैं इस बात से विजय सरदाना जी से सहमत हूं, जब तक ये देश मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बनेगा, जब तक यहां पर वैल्यू एडिशन नहीं होगी, तब तक आपको चाइना में क्यों नौकरियां बनी? चाइना में नौकरियां इसलिए बनी कि चाइना दुनिया की फैक्ट्री बना, और अगर चाइना दुनिया की फैक्ट्री बना तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भर के आई। वो तो है, देखिए वो सोल्यूशन तो हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। मैं तो अभी हिमांशु आज की तारीख में जो दिक्कत है, जिस पर एक अजीब सी खामोशी, सन्नाटा है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, युवा हमारी शक्ति हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे पढ़ाई किस लिए कर रहा है? नौकरी के लिए कर रहा है ना, तभी तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। पर उसकी नौकरी चली जाए, किसी को उफ तक नहीं हो रही। संदीप जी देखिए, इस जो प्रश्न है आपका, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि पहली बार सरकार ने ऐसी स्पष्टता से बात करी है कि हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना रहे हैं। तो ये मैं जो बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि पहली बार जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बताया कि हम बना रहे हैं, तो ये एक मैं कहूंगा वेलकम स्टेप है, पहली बात। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि खाली एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बना देने से सारे जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, डिफरेंट जो संस्थाएं ले रही है हमारे देश में, उनको कंसोलिडेट करने से फास्ट ट्रैक तो चीजें होंगी, बहुत सारे जॉब, लेकिन उससे जॉब क्रिएट नहीं होंगे। मतलब रोजगार सृजन कहां से आप करने वाले हैं, इस चीज का जवाब शायद अभी नहीं है। और ये कह देना कि ठीक है हम जो है एक एजेंसी ऐसी बना रहे हैं जो कंसोलिडेटेड वे में सारे फास्ट ट्रैक सारे एग्जामिनेशंस करवाएगी, ये खाली एक तरह से कह सकते हैं कि मरहम है या फास्ट ट्रैक चीजों को लाने के लिए एक उपाय किया गया सरकार द्वारा। लेकिन ये कोई पुख्ता कदम नहीं है जिसके माध्यम से सरकार हमें ये बता पाए कि कहां से जॉब्स क्रिएट होंगे। देखिए किसी भी इकोनॉमी में, अभी मैं शरद जी को सुन रहा था और साथ में जो है एक और पैनलिस्ट हैं हमारे जो कि बता रहे थे बात, और वो बिल्कुल सही बात है। देखिए कहीं पे भी किसी भी इकोनॉमी में जॉब्स डेवलप करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है जो उनके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि जो है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स की बात कर रहे थे, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है। तो इन सारी जगहों पे होता क्या है, किसी भी काम करने को के लिए बहुत ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे मैन पावर की जरूरत पड़ती है, और वहीं से नौकरियां बूस्ट होती हैं। अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो जहां पे 80% हमारे देश के जो जॉब्स लाई करते हैं वो खाली कंट्रीब्यूट करते हैं 20% हमारी टोटल जीडीपी या इकोनॉमी में, और वही जो मैं व्हाइट कॉलर की बात करूं वो जो परसेंटेज है 20% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है
आपके 80% ऑफ दी जो है जीडीपी में ओवरऑल, तो उसका मतलब क्या एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। नहीं, मेरा हमारे देश सवाल बड़ा सीधा है। एक मिनट शरद, आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं। शरद, मेरा सवाल ये है, देश दरअसल विश्व गुरु तब बनेगा ना कि हमारे युवा, हम अपनी ब्रेन पावर की ताल ठोकते हैं, उनको एक जॉब सिक्योरिटी तो हो कि नौकरी मिलेगी और नौकरी बचेगी भी, नौकरी लगी रहेगी। ये सिक्योरिटी है क्या? जॉब सिक्योरिटी यहां पर इस देश में अगर आप अमेरिका, यूके या अन्य देशों से कंपेयर करें तो यहां पर किसी एम्प्लॉयर को जॉब से निकालना बहुत आसान है उन देशों की तुलना में। जब कोरोना में लोगों की नौकरी गई तो प्रधानमंत्री जी ने और कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपील करी, आपने भी बताया कि भाई अभी आप नौकरी से मत निकालिए, पर वो एक रिक्वेस्ट थी, कोई लॉ नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं है। दूसरी मैं एक बहुत जरूरी बात जो संदीप को बोलना चाहता हूं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के साथ सरकार को एक बहुत बड़ा कदम लेने की जरूरत है कि पहले यहां पर नौकरी का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि सरकार ऑफिशियली ये स्वीकार कर चुकी है कि हमारे यहां नौकरी की जनगणना करना, हमारे लिए नौकरी का आकलन करना, हमारे लिए नौकरी की स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करना, ये एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। सीएमआई है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह वगैरह, सब लोग अपना अलग अलग तरीका लगाते हैं, अलग अलग डेटा देते हैं जो एक से दूसरे का तालमेल नहीं होता है। तो साथ साथ पहले नौकरी का एक आकलन करना इस देश में उतना ही जरूरी है संदीप, जितना जरूरी यहां पर नेशनल। और ये तब है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज आप दे सकते हैं, तो उनकी निशानदेही, उनके डेटा, उनके रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। जैम यानी कि जनधन, आधार, मोबाइल, इन तमाम डेटा की जानकारी, ये डेटा सारा सरकार के पास है। लेकिन ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी जो बात है ना, अब मैं उस आंकड़ों पर आता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल और सुप्रिया स्क्रीन पर। गोपाल बाबू, ये आंकड़े मेरे नहीं, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। बहुत अच्छा कदम है, प्रकाश जावड़ेकर आए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, एक कॉमन टेस्ट कराएंगे, हम नौकरियां करवाएंगे, आसान करवाएंगे। 28 लाख रिक्त पड़ी हैं नौकरियां, उनमें से एम्स में 20,221 पोस्ट हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा है, लोकसभा में जो रखा गया। 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसमें 17,092 टीचिंग पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। देश में 10 लाख टीचरों की जरूरत है, मतलब पद हैं, उन पर कोई नियुक्ति नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में, यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आंकड़ा है, 4,17,057 टीचर पोस्ट खाली हैं। 10 लाख टीचर सर्व शिक्षा अभियान में, 4,17,057 टीचर्स की पोस्ट खाली हैं। अब आप करा लीजिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दीजिए। 6 साल के ये मैं आंकड़े बता रहा हूं आपके सामने। देखिए संदीप, ये 2-3 चीजें हमें यहाँ पे स्पष्ट करनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना कोई सरकारी नौकरी देना नहीं होता, ये बात भी दिमाग से निकाल लीजिए। वह टेम्पररी सॉल्यूशन है, वह अपने आप में सरकार की मजबूरी है। कुछ सेफ्टी नेट तो मिलता है ना, जिसकी नौकरी गई उसको सेफ्टी नेट तो मिलता है कि अभी जिंदा रहूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो अभी जो विजय सरदाना जी बता रहे थे कि दूरगामी परिणामों के लिए हमें यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना चाहिए, और वह जो वो तो करिए ना, इसीलिए आप लोगों को चुना है। तो पर मैं हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ही अटका रहा हूँ। आज के वर्तमान की मेरी मौजूदा सूरत हाल के बारे में कोई बात करेगा या चिंता करेगा कि नहीं? अभी ये जो आप बता रहे हो, इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं तो सेंट्रल और स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं चोरी छिपा नहीं करता हूँ आंकड़ों के अंतर्गत है। सुनिए संदीप जी, पूरी सुन तो लो। हाँ। मैं इतनी देर सुनता रहा, आप मेरी सुन तो लो। ये बहुत सारी नौकरियां हैं जो रिजर्वेशन और उसके ओबीसी और उन सब के कारणों से रुकी हुई है, रिक्त पड़ी हुई है कि कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। मैं तो खुद पीएसयूज वगैरह में काफी काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, उसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता। तो सही समझिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन चीजों को स्मूथन करने के लिए, जो सरकारी जो अलग अलग कारणों से रुके हुए, अभी भी कई स्टेट गवर्नमेंट इसमें इस सारे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को देख लेना आप, कल से ही कांग्रेस के शोर मचाने लगेंगे कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, तो कल ही से शुरू हो जाएगा इनका राग लापना कि इससे क्या होगा। अरे हर किसी चीज से कुछ होगा नहीं, तो तुमने क्यों नहीं कर लिया 60-65 साल से? हम कर रहे हैं प्रयास। मैं उस राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। आज की सरकार आप हैं, मैं सरकार से सीधे सवाल पूछता हूं।
आपकी जिम्मेदारी है ना। आपको दर्द नहीं होता गोपाल बाबू कि बिल्कुल दर्द राजस्थान होता को है। मैं उदाहरण देता हूं, राजस्थान में पिछले साल माली की, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत बड़ा पैरोकार हूं, माली की नौकरी निकली, 17,000 लोगों की लाइन लग गई। उसमें बीए, एमए, एमकॉम और एमफिल भी लोग जाकर वो नौकरी के लिए, एक नौकरी, आप समझिए तो नौकरी संदीप जी, कितनी बड़ी आपने जरूरत लोगों है के एक युवा दिमाग की, में भर दिया उस पर है हम ना। चर्चा नहीं करते खुलकर ईमानदारी नहीं, से। ये जो कांग्रेस और लोगों ने लोगों के दिमाग में भर दिया कि तुम लोग सरकारी नौकरी और इन्हीं नौकरियों पे डिपेंड हो जाओ, तुम्हें हम ये इससे नहीं चलता। देश की मानसिकता अरे तो प्राइवेट नौकरियां भी तो जा रही हैं, 2 करोड़ तो प्राइवेट सेक्टर में तो गई। कोई ढांचा होगा, कोई रेगुलेशन होगी, कोई सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी? अरे सोते हुए लोगों को जगाना पड़ेगा, स्वरोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप इनको गलत फहमी सबको एंटरप्रेन्योर बनाना है, मतलब नौकरी नहीं देनी है ना, तो ये स्टेटेड पॉलिसी कर दीजिए ना। सरकारें भी चुनी जाती हैं 5 साल के लिए, पक्का होता है ना 5 साल रहेंगे आप। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों बनाई है? नौकरी देने के लिए बनाई है, लेकिन नौकरी की एक लिमिटेशन है, ये क्यों नहीं आप उसमें तो नौकरी की लिमिटेशन है। 1 मिनट सुप्रिया स्क्रीन पर। सुप्रिया, मैं कुछ और आंकड़े भी दे दूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, होम मिनिस्ट्री के आंकड़े। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 22,746 वैकेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 19,320, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 5,165, सशस्त्र सीमा बल में 19,175, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में 6,398, असम राइफल्स में 3,774। रेलवेज में सेफ्टी, जो सुरक्षा के लिए जो कर्मचारी लगे होते हैं, 1,51,348 नौकरियां खाली पड़ी हैं, और कुल मिलाकर नॉन गैजेटेड स्टाफ की जो नौकरियां हैं वो 2.5 लाख, 2,50,410 नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। ये खाली पड़ी हैं पद। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट सारे स्टेट्स में, लॉ एंड ऑर्डर इज अ पुलिस सब्जेक्ट, 4,43,524 नौकरियां खाली पड़ी हैं। यहां नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो नहीं भरी जा रही। बिल्कुल आपने 100% सच कहा, और उसमें मैं एक और आंकड़ा ऐड कर देती हूं जो स्टैगरिंग आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में जहां अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है, वहां पर पुलिस में 5.5 लाख पोजीशंस वेकेंट पड़ी हैं। किस तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये कह सकते हैं, क्योंकि इनके आका ये बात कह चुके हैं, पीयूष गोयल जी ने ये बात पहले ही कही है कि लोगों को नौकरी की थोड़ी जरूरत है, सब लोग एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे। वही काम ये कह रहे हैं। अरे पढ़े लिखे बच्चों से पकौड़े तलवाना कोई बुरा काम नहीं है, पढ़े लिखे लोग। आपने राजस्थान में माली की बात करी, यूपी में 4th ग्रेड रेलवे एम्प्लॉयमेंट के लिए इंजीनियर्स और पीएचडी तक ने अप्लाई किया था। यह हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि इतने पढ़ने लिखने के बावजूद लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं है। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल बजाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के, मैं मीडिया से आई हूं इसलिए मैं इसकी बात जरूर कहूंगी, अभी लॉकडाउन में जितना प्रभावित मीडिया हुआ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं था, हमारे कितने सहकर्मियों की नौकरियां गई। मैं आपको कटघरे में खड़ा करके पूछूंगी, आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हमारा काम नहीं है, सब लोग स्वरोजगार बना दे। कांग्रेस लोगों को बरगला रही है, हर आदमी नौकरी चाहता है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, नौकरी बन नहीं रही है। यह आपकी बहुत बड़ी विफलता है। 6 साल आपको सरकार में हो गए, आप जबानी जमा खर्च से बचते नहीं है, आप बार बार वही बात करते हैं। अरे आप हिंदुस्तान के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और मैं एक बात और जरूर कहूंगी संदीप जी, 707 डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान में और 167 डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट प्रभाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका डायरेक्ट कोरिलेशन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से है। जो युवा अनएम्प्लॉयड रहेगा वो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ जरूर अग्रसर होगा। अपराध के इंसिडेंट उसी देशों में बढ़ते हैं जहां पर युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है? नहीं, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से, सुप्रिया बहुत अहम पॉइंट कहा है, मैं बीच में रोक रहा हूं, 1 सेकंड। देखिए पढ़ा लिखा, 1 मिनट सुप्रिया, आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा है। देखिए पढ़ा लिखा युवक, उसको नौकरी ना मिले या नौकरी मिली और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, उसकी सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसका चिड़चिड़ापन, उसके अंदर का भरा हुआ गुस्सा, वो भी बाहर निकलता है सड़कों पर अपराध के रूप में। ये फोन, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे ऑनररी प्रोफेसर्स जो बने हुए हैं ना, ये भी हमारे अंदर का जानवर निकलता है।
हमारे अंदर का लंपट बाहर निकलता है। नौकरी इसीलिए बहुत जरूरी हो जाती है, देश आत्मनिर्भर बने और व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बने। एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है नौकरी का होना। यह सरकारों को समझना होगा। सरकार यह नहीं कह सकती इट इज नॉट माय बिजनेस टू प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट। मैंने इसीलिए कहा सुप्रिया, यह नए किस्म का थैचरिज्म है क्या? एब्सोल्युटली। मैं आपसे एक और बात कहूंगी, कल आपने एक अच्छा फिगर बताया था, आपने कहा था लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपने ईपीएफ से 30,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। ईपीएफ का पैसा कब खर्चा होता है? जब आपके पास कोई साधन ही नहीं बचता। वो आपकी फ्यूचर रिटायरमेंट इनकम होती है, उससे आप घर खरीदते हैं, बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, शादी ब्याह करते हैं। आज अगर व्यक्ति वो खर्चा करने पर क्योंकि फोर्स है वो इसलिए क्योंकि उसके पास आज आय नहीं है, आय कट गई रोज। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, ये तो सिर्फ एक फिगर है। इसका आप प्रभाव देखिए क्या होगा, शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, वो इस पे खर्चा नहीं कर सकते, लोग अपनी ईएमआई नहीं दे पाएंगे, लोगों का रहने का स्टैंडर्ड गिरेगा, ये लोग बेरोजगार हो गए। बहुत सारे इस उम्र में होंगे जिनको अब रोजगार मिलेगा ही नहीं। कुछ तो सोशल सिक्योरिटी की हमें बात करनी और इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं शरद। अब ये सरकार कहती है कि नौकरी हमारी जिम्मेदारी नहीं। 1 मिनट शरद कोहली, अब मैं नौकरी पेशा हूं, अब सरकार कह रही है कि ठीक है नौकरी चली गई, लोन दे रहे हैं ना आपको, आप स्वरोजगार कीजिए। ये जो लोन मेले खुल रहे हैं ना, ये एनपीए भी बढ़ाएंगे। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं लोन ले लूंगा, मेरा धंधा चले ना चले, मुझे चलाना नहीं आता, मैं कोई एंटरप्रेन्योर, मेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है, मेरे अंदर एनिमल स्पिरिट नहीं है, क्या करूं? ले लिया लोन और वो बैठ गया धंधा। ये एनपीए 15% पर आ गए हैं। मुझे संदीप 1 मिनट दीजिए। पहले आपने जो बात करी स्वरोजगार की, मुद्रा योजना की, 15 करोड़ लोगों को मुद्रा, मैं तो शुरू से इस बात को बोल रहा हूं कि जिन 15 करोड़ लोगों को ये लोन दिया गया है उनके बारे में एक व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए कि असल में कितने लोगों को इसमें से रोजगार मिला, क्योंकि 15 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जहां 2 करोड़ रोजगार सरकार साल की बात करती थी, तो 5 साल में तो 10 करोड़, ये तो उससे भी आगे निकल के आंकड़ा है। तो सरकार को एक व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए कि असल में कितने लोगों को। और जो सुप्रिया जी बात कह रही थी, सुप्रिया जी, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पक्ष से आता हूं, पर जितनी आपने समस्याएं गिनवाई वो सारी समस्याएं अपनी जगह ठीक हैं, पर यह भी हमें देखना होगा क्या ये समस्याएं अभी 6 साल में पैदा हुई हैं या ये समस्याएं आजादी के बाद से एग्जिस्ट करती हैं। ये भी ये अनएंडिंग डिबेट हो जाता है। मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं। आप अभी अब करिए ना, जो हो गया उसको गिनवाते रहेंगे तो अगले 70 साल और निकल जाएंगे। संदीप, एक बात और जो मैं बहुत जरूरी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से टच में रहता हूं, मेरे पास ऐसे 25 एचआर डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मुझे यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे यहां जो जॉब है उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है। तो कौशल विकास एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर सरकार को काम करना पड़ेगा। नहीं, कौशल विकास के भी मैंने आंकड़े दिए थे। विजय सरदाना, कौशल विकास मंत्रालय बना 2015 में बड़े गाजे बाजे के साथ, 68 लाख लोगों का कौशल विकास किया और 68 लाख में से 15 लाख की प्लेसमेंट हो पाई, नौकरी मिल पाई। यह सवाल मैं अपने इस कार्यक्रम में उठा चुका हूं, और उठाएं ना उठाएं, और ये आंकड़े मुझे, ये सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। 68 लाख लोगों का कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, नौकरी मिली सिर्फ 15 लाख को। पर उससे भी आगे मैं जाता हूं, एक और आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, एक बड़ी स्कीम है कि भाई आप रिटायर भी करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप दिहाड़ी मजदूर भी हैं, 60 साल के बाद आपकी पेंशन बंद जाएगी। दिसंबर से मार्च 4 महीने में 1,32,892 लोगों ने इस स्कीम में वो शामिल हुए थे, लेकिन पिछले 4 महीनों में सिर्फ 15,000 लोग, सिर्फ 15,000 लोग। इससे दिखता है कि लोगों की दिहाड़ी पर, नौकरियों पर कितना बड़ा असर पड़ा है। एक तरफ 4 महीने में 1,32,000, एक तरफ 4 महीने में 15,000 लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है संदीप जी, एक जो बात की ही अग्रवाल साहब ने कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। मेरा ये कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो वो इसी देश में करेगा ना। आपके इन्हीं कानूनों में जब तक आप करप्शन को नहीं हटाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे लाएंगे?
वो बच्चा 6 महीने 8 महीने एप्लीकेशन लेके भटकता रहेगा, आपसे मुद्रा का लोन लेगा और सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता रहेगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करेगा? वो तो 6 महीने में तो पैसा खत्म हो जाएगा, वो तो खा ही जाएगा उसको। तो क्या आप इस देश में जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो क्या इस देश को प्रॉमिस करेंगे कि करप्शन फ्री काम होगा? नहीं, मैं उससे भी बड़ा सवाल, एक आखिरी सवाल, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम विजय भाई, एक सेकंड हिमांशु, उससे भी बड़ा सवाल, सरकार क्या दे रही है फिर मैसेज कि मैं पढ़ाई लिखाई ना करूं? माता पिता को क्या बता रही है, युवाओं को, छात्रों को क्या बता रही है कि आपको बीए, एमए, एमकॉम, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है? अरे भाई लोन मिला, लोन तो कोई भी ले लेगा ना, 10वीं पास भी ले ले, और 10वीं पास भी बड़े बिजनेसमैन बने हैं ना इस देश में। तो मतलब आप लोन ले लो सरकार से, स्वावलंबी बनो, स्वरोजगार करो, बात खत्म, क्योंकि सरकार तो आपकी नौकरी की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। ये नया इडियम क्रिएट कर रहे हैं क्या? देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है कि सरकार ये कहती है कि हम इस तरह से जितने भी युवा हैं देश के, और जिस तरह से हमारी आबादी है, वो कहीं ना कहीं जो है पल्ला झाड़ती दिखती है, जब वो सबको ये बात यही कहती है स्पष्टता से कि हम तो स्वरोजगार की बात करते हैं। देखिए, आप इतनी बड़ी आबादी के देश में, जहां पे बहुत सारा स्किल गैप है, जहां पे बहुत सारी जो है जो शिक्षा नीतियों में बहुत सारे बदलाव, ग्रास रूट लेवल पे जरूरत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, और जहां पे आधी से ज्यादा आबादी आपकी जो है, जो युवा है, जिसको जो नौकरी की दरकार है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डायरेक्टली सरकार की बनती है कि वो ऐसा एनवायरमेंट बनाए। अगर देखिए, जरूरी नहीं है कि जो है डायरेक्टली सरकार जॉब दे। मैं बिल्कुल सहमत हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की बात से कि सारी नौकरियां सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती। इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो बनाएंगे, जो बात कही जी, इनेबल को करना पड़ेगा। इनेबल कैसे होता है? और जब सरकार इस जिम्मेदारी से अपना मुख नहीं मोड़ सकती है, और युवा आत्मनिर्भर होंगे तभी सही मायने में देश आत्मनिर्भर होगा, और यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल।